अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईआरपी वर्ल्ड। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान नदीम असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें रोज अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त देते हैं। सर आज हम लोगों ने डिस्कस करना था ईआरपी टेक्नो वर्ल्ड के एचआर के सिस्टम के बारे में। तो हमारे व्यूअर्स को एचआर के बारे में आप बताएंगे, बेसिकली एचआर होता क्या है, उसका बेनिफिट क्या है और सॉफ्टवेयर ने एचआर के बारे में क्या क्या किया हुआ है। जी जुबैर भाई, वालेकुम सलाम। जुबैर भाई, एचआर में असल में जो ह्यूमन मैनेजमेंट है उसका सारा रिकॉर्ड होता है कि हमारे पास एम्प्लॉइज कितने हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है, उनके ह्यूमन ड्यूटीज कितनी है, उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या क्या किया जा रहा है, उनकी सैलरीज का रिकॉर्ड। यानी जो एम्प्लॉइज से मुतल्लिका सारी चीजें हैं वो एचआर पे शामिल होती हैं। तो जहां तक ईआरपी का तल्लक है, ईआरपी में हमने इसके सेगमेंट बनाए हुए हैं। तो जब आप एचआर पोर्शन पे जाएंगे, इसके सेगमेंट देखेंगे तो पहले आ रहा होगा एम्प्लॉय अटेंडेंस और एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय एडवांसेस और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये चीजें, ये हमारे सेगमेंट हैं। पहले पहले सेगमेंट को अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ इम्प्लाई फॉर्म है कि इम्प्लाई जब एंटर करना है आपने, जब उसने ज्वाइनिंग देनी है आपको, तो फिर आप उसकी एंट्री करेंगे। अच्छा, ये इस सॉफ्टवेयर में ना यूजर फ्रेंडली इसे इसलिए कहा जाता है कि आप जहां भी फॉर्म एंट्री ओपन करेंगे वहां पे स्टाइल एक जैसा होगा हर जगह पे। यानी जैसे आपने पहले देखा होगा कि स्टूडेंट फॉर्म एंट्री है जो इनरोलमेंट में हमने देखी है, वहां पे भी यही है कि एक आईडी है स्टूडेंट का, उसके बाद उसका नाम है, फादर नेम है, फिर उसके बाद उसके स्टेप्स बने हुए हैं कि जर्नल में कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है, कॉन्टेक्स्ट में कौन सी डालनी है। इसी तरह वहां पे बना हुआ है कि उसकी रोल में कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है, जहाँ पे बना हुआ है एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, तो डिपेंडेंट्स हैं, पेमेंट्स हैं, बिलोंगिंग्स हैं, वार्निंग्स हैं, पोर्टल है, रिजाइन है। ये यहाँ पे ये सारे इसके सेगमेंट बने। यानी ये इतनी डिटेल में बना हुआ है कि इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये बहुत वसी कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया है कि किसी तरह की भी इम्प्लाई की इंफॉर्मेशन की बेस पे कोई हमने एनालिसिस लेना हो तो फॉर्म में इतने फील्ड्स हैं कि अगर आप फुलफिल कर दे सारे फील्ड, तो आप जिस किस्म का मर्जी एनालिसिस दे सकते हैं कि हमारे कितने एम्प्लॉयज हैं, कब ज्वाइनिंग दी है, उनकी सैलरी कितनी है, उनकी एजुकेशन क्या थी, उन्होंने हमारी जो प्राइजेस है वो कितने विन किए हैं, उन्हें वार्निंग स्कूल की तरफ से कितनी मिली है, उनका पोर्टल डिफाइन किया जा सकता है, उन्होंने रेजिग्नेशन कब दिया, उनका एक्सपीरियंस क्या है, यानी सो एंड सो सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें ले सकते मीन्स कि हैं। आपको जैसे अगर आप फॉर्म रजिस्टर, के, सेपरेट रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये फॉर्म फिल करके इसका एक प्रिंट निकाल के अगर हार्ड कॉपी रखनी है तो रख लें, अदरवाइज ये सॉफ्ट कॉपी भी सेव होती है, तो जरूरत नहीं होती हार्ड कॉपी की भी ना किसी रिकॉर्ड के लिए भी। जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कुछ देर पहले आपने एसीआर का नाम सुना होगा कि हर जो इम्प्लाई है उसकी एक एसीआर बनती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जहाँ पे उसका सारा रिकॉर्ड जो है उस फाइल में मेंटेन किया जाता है, जिसे एसीआर कहते हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड है कि उसका हर किस्म का एक्सपीरियंस आप ऐड करते जाएं, उसकी बिलोंगिंग, उसकी पेमेंट्स के मामला, उसकी एजुकेशन अगर बढ़ती है वो भी आप ऐड कर सकें। यानी इसमें वही एसीआर है कि हर किस्म की चीज इसमें आप डालते जाएं, एंट्री करते जाएं, तो आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है सारा। जैसे आप देखें इम्प्लाई फॉर्म अगर आप खोलें तो सबसे पहले आती है लिस्ट। लिस्ट वैसे ही आती है कि जो हमने सबसे लास्ट में एंट्री की होती है वो सबसे ऊपर नजर आ रही होती है, इसी तरह बिल तरतीब वो नीचे को जाती है एंट्री। तो फॉर्म खोलेंगे सबसे पहले नंबर आ रहा होगा, इम्प्लॉई आईडी जिसे हम कहते हैं वो ऑटो पे आता है। उसके बाद नाम है, उसके बाद फादर नेम है, उसके बाद फिर वो पेजेस शुरू होते हैं, जर्नल, कॉन्टैक्ट्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, डिपेंडेंट्स, पेमेंट्स, बिलोंगिंग, वार्निंग, पोर्टल, रिजाइन वगैरह के, जहां पे हमने इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है एम्प्लॉय। अगर आप जर्नल को क्लिक करेंगे तो जर्नल के नीचे एक विंडो नजर आएगी जिसमें डिपार्टमेंट है, जिसमें डेजिग्नेशन है, जिसमें बर्थ डेट है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक बताता जाऊं कि इसमें ये चीज है कि हमने कंट्रोल पैनल में
एचआर सेटिंग में एक पोर्शन रखा हुआ है कंट्रोल पैनल में, एचआर सेटिंग के नाम से। अब ये जितने ड्रॉप डाउन आ रहे होंगे उनकी सेटिंग हम कंट्रोल पैनल में जाके करें। अच्छा, वो भी हम अदारे की मर्जी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। मतलब किसी के डेजिग्नेशन में किसी को आया आया बीबी लिखते हैं, किसी को कुछ लिखते हैं, किसी को ऑफिस बॉय लिखते हैं, किसी को कुछ लिखते हैं। जो भी डेजिग्नेशन सिलेक्टेड हो, उनका नाम डिसाइडेड हो उस अदारे, हम उसके मुताबिक उसकी सेटिंग कर देते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट है कोई, जैसे स्कूलों में जाए तो एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने आप डिपार्टमेंट बाइफरकेट करना चाहें आप कंट्रोल पैनल में उनको डाल देते हैं, तो वो इधर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आने शुरू हो जाती है। अब जब जनरल में जाएंगे तो डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही होगी जो आपने कंट्रोल पैनल में डिफाइन कर दिया उनकी लिस्ट। इस इम्प्लाई का जो डिपार्टमेंट है आपने वो सिलेक्ट कर देना। इसी तरह डेजिग्नेशन में जाएं तो डेजिग्नेशन में जाके तो उसमें भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, यानी ये टीचर है, ये डायरेक्टर है, ये प्रिंसिपल है, ये ऑफिस बॉय है, ये गार्ड है, तो उसमें भी आ जाएंगे। तो ऐसे ही आगे बर्थ डेट लिखेंगे, नेशनल आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, ज्वाइनिंग डेट लिखेंगे, इम्प्लॉय टाइप भी ऐसे ही। जो जितनी ड्रॉप डाउन विंडो आपको इधर नजर आएंगी, वो ड्रॉप डाउन विंडो हम कंट्रोल पैनल में सेटिंग में जाके सेटिंग करेंगे, तो वो ड्रॉप डाउन में वो सारी चीजें आ रही होंगी। रिलीजन है, जेंडर है, मेल फीमेल जो भी आप लिखना चाहें, मैरिटल स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड है, अटैचमेंट है कि आप इसमें कौन सी अटैचमेंट दे रहे हैं, यानी कौन से उन्हें दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच कर रहे हैं, वो आप बाई नेम लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, इसे एक्टिव करना है, एक विंडो बनी है, एक छोटा सा क्लिक बना हुआ है इज एक्टिव, वहां पे आपने चेक कर देना वो इम्प्लाई एक्टिव होगा। जब इम्प्लाई छोड़ के जाएगा तो उसका आप जब रेजिग्नेशन बनाएंगे तो ये ऑटो पे अनचेक हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हमने अपने कोई टीचर को या अपने किसी इम्प्लाई को पोर्टल बना के दिया तो वो पोर्टल भी ब्लॉक हो जाएगा उसके रेजिग्नेशन को ओके करने सेव करने के बाद। और यहाँ भी वो अनचेक हो जाएगा, इम्प्लाई इनएक्टिव खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो इसी पोर्शन में जो नीचे है उसमें हमने उसकी सैलरीज जो जितने रेट उससे डिसाइडेड है वो तय करने हैं कि बेसिक सैलरी उसकी कितनी है, उसके अलाउंसेस कितनी किस्म के हैं और कितने हैं, और उसकी डिडक्शन कितनी किस्म की हैं। जैसे पीएफ फंड है, सिक्योरिटी है, किसी किस्म की डिडक्शन है तो वो कितनी किस्म की है। और ये जो नीचे वाले पोर्शन में जो सैलरी की आप कैटेगरीज बनाते हैं, वो कैटेगरीज भी हमने कंट्रोल पैनल में अपनी मर्जी से सेट करनी होती हैं, यानी अदारे की डिमांड के मुताबिक कि वो कितनी ओपन मीन्स कैटेगरी में के सैलरी की ओपन है, डिफाइन करना चाह रहे हैं। ये ओपन है ना, मीन्स के जब भी जिसको जितनी रिक्वायरमेंट्स आप उतनी पूरी करके दे सकते हैं, फिक्स नहीं है यहाँ पे ये। यस डेफिनेटली, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें कि यही तीन कैटेगरी बनानी है। आप चाहे तो सैलरी को पांच कैटेगरी में डिवाइड कर लें, चाहे तो छह कैटेगरी में डिवाइड कर लें। इसी तरह डिडक्शन कितनी किस्म की हो सकती है, तो वो डिडक्शन की भी आप जो कैटेगरीज है वो डिफाइन कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने सैलरी रेट देने होते हैं, यानी पहला जो पेज है जर्नल वाला, उसमें दो पोर्शन है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसका डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, नाम, फादर नेम वगैरह वगैरह, और एक दूसरा पोर्शन है जहाँ सैलरी रेट उसका जो डिसाइडेड है वो हम पुट करते हैं। अब आगे जाए कॉन्टेक्ट्स में, तो कॉन्टेक्ट्स में उसके कॉन्टेक्ट्स हैं कि उसका खुद का नंबर क्या है, उसका मतलब उसका घर का एड्रेस है, उसका टेलीफोन नंबर है, आगे उसका रेफरेंस भी आप इधर दर्ज कर सकते हैं कि इमरजेंसी, एक हमने विंडो बनाई हुई है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स के नाम से। तो वो इमरजेंसी में आप उसके मतलब अगर उसका फोन नहीं मिल रहा या फोन में कोई मसला है या आपको इमरजेंसी कांटेक्ट करना पड़ता है आउट ऑफ टाइम में जाके या इवनिंग में जाके कहीं, ऑफिस ऑफिस टाइमिंग नहीं होती तो उसमें कांटेक्ट करना पड़ता है। फिर आप उसके फादर का, उसके भाई का, उसके हस्बैंड का, आप जिसका भी उसका नाम और ईमेल मोबाइल वगैरह दे सकते हैं ताकि इमरजेंसी में कांटेक्ट हो सके, या ये उसके सर, साथ कोई स्कूल में इसमें प्रॉब्लम है। तो ये तो आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन कर दिया ना। लेकिन एक चीज़ जब हमने एडमिशन्स के ऊपर, एडमिशन एंट्री के ऊपर एक सेशन किया था, उसमें था डॉक्यूमेंट्स का एक बना हुआ था। आपने एक कॉलम डॉक्यूमेंट्स का बनाया था जिसमें
स्टूडेंट के प्रीवियस रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स आप लोग अटैच कर देते थे ताकि वो प्रीवियस किस स्कूल से आया हो और आगे उसकी प्रोग्रेस क्या थी, अभी क्या है। क्या जिस तरह आप डिफरेंट स्कूल्स ले रहे होते हैं, डिग्रीज ले रहे होते हैं, या हमें चेक करना है कि हमारे पास जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है सीक्वेंस वाइज? क्या ये एचआर में आपने कोई ऐसा ऑप्शन दिया है कि टीचर्स की डिग्रियां वहां पे हम अटैच कर सकें, डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकें उनके? जी जुबैर भाई, चूंकि चूंकि स्टूडेंट के साथ तो एक ही मैटर होता है कि वो पिछला स्कूल कौन सा छोड़ के आया है। एम्प्लॉइज के साथ कम से कम भी दो किस्म के मैटर्स होते हैं कि उसका एक्सपीरियंस क्या है और उसकी एजुकेशन क्या है। ये दो हम्म। बड़े जरूरी फील्ड है। वो दोनों आगे दिए हुए हैं। एक्सपीरियंस का आप खोलेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसके एक्सपीरियंस कितनी किस्म के हैं और वहां पे क्या है। ऐसे ही आप प्लस प्लस करके उसके विंडो दें, एक दो तीन। और एडवाइस हमारी ये होती है कि उसका सबसे जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो सबके बाद एंटर करें। यानी पहले आप पहला एक्सपीरियंस एंटर करें। जो फर्ज करें 1990 में उसने जॉब शुरू की थी तो पहला 1990 वाला एक्सपीरियंस एंटर करें और लास्ट वन 2023 वाला करें। तो इस तरह वो एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, यानी लेटेस्ट आप सबके बाद ऐड करेंगे ताकि वो लिस्ट में सबसे पहले शो हो रहा हो। क्योंकि हमारा फॉर्मेट यही है कि जो सबसे बाद में चीज एंटर की जाती है वो हमारी लिस्ट में सबसे पहले शो हो रही होती है, सबसे ऊपर नजर आ रही होती है। लिहाजा वो ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह आप उसकी एजुकेशन में जाएंगे तो एजुकेशन में भी सेम है कि उसने मैट्रिकुलेशन की है, इंटरमीडिएट है, आगे ग्रेजुएशन है, आगे मास्टर है, आगे एमफिल है, वगैरह वगैरह। यानी उसकी जो लेटेस्ट एजुकेशन होगी, सबसे बड़ी एजुकेशन होगी, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सब के बाद आप एंटर करेंगे। इसी तरह देखिए अगला पेज खोलेंगे तो डिपेंडेंट्स का है कि उसके डिपेंडेंट्स कितने हैं। ठीक है ना। तो डिपेंडेंट से मुराद यही है कि उसके घर में और कौन कौन उसके रिलेशनशिप में है। यानी उसका बेटा है, उसका हस्बैंड है, उसके फादर मदर है, उसका कोई भाई है, वगैरह वगैरह जो भी हो। तो यहाँ पे वो अब प्लस प्लस करके ऐड कर देंगे। इससे हमें फायदा ये होता है कि जब हम सालाना इंक्रीमेंट में जाते हैं एम्प्लाई की, तो हमें कुछ बीइंग ह्यूमन अंदाजा होता है कि इस पे जिम्मेदारियां कितनी है। तो इसको हम उन जिम्मेदारियों की इवल्स कितना प्रोटोकॉल दे सकते हैं। यानी हम्म। एनालिसिस हमारे पास अच्छा आ जाता है कि हमने अखलाकी तौर पे किसी को एंटरटेन करना हो तो हम देखते हैं ना कि इसके ऊपर जिम्मेदारी कितनी है। ये जैसे हम खवातीन के बारे में देखते हैं कि ये बेवा है या इसकी शादी नहीं हुई लेकिन इसके ऊपर जिम्मेदारी इसके भाई की है, छोटे की, इसके वालिदैन की है। तो हम उन जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए भी हमें पता होगा कि इस हमारे एम्प्लॉय के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, इसके डिपेंडेंट्स कितने हैं। तो हम इंक्रीमेंट में ये चीज को फिर मद्देनजर रख सकते हैं, हमारे पास एनालिसिस आ जाएगा। इसी तरह देखें आगे, पेमेंट का एक पोर्शन है कि आपने उसको सैलरी की पेमेंट कैसे करनी है। अच्छा, ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप सैलरी शीट बनाते हैं, चूंकि सारी ऑटो पे सैलरी शीट बनती है, ऑटो पे उसकी पेमेंट बुक होती है एक क्लिक के ऊपर। अब जब वो क्लिक करते हैं आप, तो ये यहाँ पे जो फाइनेंस ने आसिफ साहब ने बताया कि कैश पेमेंट कैश रिसीट या बैंक पेमेंट बैंक रिसीट हम्म। वोचर डालते हैं। तो यहाँ पे ये ऑटो पे वोचर डालता है। अब वो हेड कौन से उठाएगा, यहाँ पे वो वाले आपने हेड डिफाइन कर कि उसने बैंक के हेड से एंट्री उठानी है। यानी उसकी जो सैलरी की पेमेंट है वो बैंक से जानी है और इस अकाउंट से जानी है। वहां भी ड्रॉप डाउन में जो चार्ट ऑफ अकाउंट में आपने कैश और बैंक के अकाउंट हेड खोले होंगे, वहां ड्रॉप डाउन में आ रहे होंगे ये पेमेंट पोर्शन में। वहां आपने सिलेक्शन दे देनी है कि हमने इसे बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है। अच्छा, इसका एक फायदा तो ये है क्योंकि ये एंट्री ऑटो पे करता है और वो बैंक से एंट्री ऑटो पे हो जाती है, आपकी डेली रिपोर्ट में नजर आ जाती है, बैंक लेजर अपडेट हो जाते हैं। यानी फाइनेंस का सारा जो हमारा डिपार्टमेंट है वो यहीं से अपडेट हो जाता है, अलहदा से एंट्री नहीं करनी पड़ती है आपको। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि आजकल जैसे सैलरी ट्रांसफर लिस्ट है, वो इससे रिपोर्ट निकल आती है कि आपने सैलरी ट्रांसफर करवानी, मसले उसमें आपके 5 एम्प्लॉइज हैं जिनका एक बैंक में अकाउंट है, 15 एम्प्लॉइज है जिनका दूसरे बैंक में अकाउंट है, तो 7-8 एम्प्लॉय है जिनको आपने कैश में देनी है। तो आप उनकी लिस्ट अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं।
कि ये इस बैंक में जाएगी, इस बैंक में जाएगी, वो आप बैंक को अपने चेक या इंस्ट्रूमेंट के साथ बैंक को प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आपको अलग से एक्सेल पे जाके लिस्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है, इसी से आप एक्सेल में कन्वर्ट करके लिस्ट बैंक को दे सकते हैं, या पीडीएफ वाली भी दे सकते हैं साथ अपना इंस्ट्रूमेंट लगा। तो ये पेमेंट पोर्शन का ये फायदा है। एक तो वहाँ सिलेक्शन होगी अकाउंट की किस हेड से पैसे जाने। दूसरा ये है कि अगर बैंक के हेड से जाने हैं तो उस इम्प्लाई का अकाउंट क्या है, उसका टाइटल क्या है और बैंक क्या है, ये इंफॉर्मेशन भी आपने इधर देखी। तो ये सारी आप इंफॉर्मेशन दे के पेमेंट का पोर्शन आप क्लोज करेंगे। तो उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो बिलोंगिंग्स हैं। बिलोंगिंग का मतलब होता है कि इम्प्लाई को कभी कभी आप देखें लैपटॉप देते हैं उसके ऑफिशियल यूज के लिए, कभी आप उसको व्हीकल देते हैं उसके ऑफिशियल यूज के लिए। यानी जो कंपनी बिलोंगिंग्स हैं जो उसके पास है, आप उसकी लिस्ट यहाँ पे अपडेट कर, वो भी आपको अपडेशन मिलती रहेगी कि इम्प्लाई के पास कंपनी की बिलोंगिंग है कौन सी जो इसे देनी है। इसी तरह मतलब एंट्री वार्निंग्स के हैं। साथ आप वार्निंग एंट्री के साथ डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उससे कंपनी ने क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ है, तब जाके वो लेफ्ट करे जब, तो उसके जो हम यस, लोग प्रोफाइल ओपन करें सारी चीजें हमारे सामने आ रही होंगी। यस बिल्कुल, उसके सारा रिकॉर्ड आ रहा होगा कि उसके पास कंपनी की कितनी चीजें, और कंपनी को उसने अगर सिक्योरिटी चेक किए तो वो पड़े हुए हैं वो कितने हैं। तो ये रिकॉर्ड भी आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। अब अगला है वार्निंग का, ये बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको वो एसीआर की बात की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लिखी जाती है हर सरकारी मुलाजिम की, तो ये असल में एसीआर है। अगर कोई इम्प्लाई काम नहीं सही करता है तो उसको आप रिटर्न वार्निंग देते हैं या वर्बल वार्निंग देते हैं कि भाई 1 महीने में अपनी परफॉर्मेंस ये कर लो, किसी की परफॉर्मेंस नहीं सही, किसी का एटीट्यूड नहीं सही। तो जो भी आप वार्निंग लेटर देंगे वो वार्निंग यहाँ पे ऐड कर देंगे, आप उसकी लिस्ट बन जाएगी, ऐसे प्लस प्लस करके लिस्ट बन जाएगी। अब जब आप एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट आप जहां पे उसके डिपेंडेंट्स देख रहे होते हैं, वहां पे आप ये भी देखेंगे कि उसे वार्निंग कितनी दी गई है, उससे उसकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि उसने पूरा साल किया क्या है वहां पे, कितनी जो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी होगा वो कितनी दफा उसे वार्न कर चुका है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर या एटीट्यूड के ऊपर या व्हाट्सोएवर जो भी अदारा होता है उसके ऊपर। तो वो भी आपके पास एक एनालिसिस आ जाएगा, यानी पूरी पिक्चर आप उसकी एम्प्लॉय की देख सकते हैं कि ये फुल पिक्चर है इसकी, कैसा है, इसके डिपेंडेंट कितने हैं, इसको पेमेंट कैसे की गई, इसकी एजुकेशन क्या है, इसकी एक्सपीरियंस क्या है, वगैरह वगैरह। तो वो ये सारी चीजें एनालिसिस के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पोर्टल। पोर्टल देखें, जैसे आप सेम है बच्चे को उसका पोर्टल देते हैं, वहां बच्चे की सारी चीजें जो है उस पोर्टल पे अवेलेबल होती हैं। और अब तो इस हम्म। सॉफ्टवेयर के साथ ऐप भी अटैच हो गई है, अब ऐप पे भी सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो इसी तरह टीचर का भी एक पोर्टल बनता है। अब उस टीचर का, जैसे स्कूलों में हम बात करें तो उस टीचर का टाइम टेबल क्या है, उस टीचर ने किस क्लास में किस वक्त पीरियड पढ़ाना है, उस टीचर की क्लास इंचार्ज की ड्यूटी कब है। और उस टीचर की जैसे शायद मुझसे बेहतर स्कूलों के सिस्टम को आप जानते हो कि हम एक डे टीचर की ड्यूटी भी लगाते हैं। यानी बिल्कुल। ड्यूटी टीचर जो होती है हर रोज कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगाती है, वो भी जहाँ ड्यूटी होती है वो भी उसे उससे मुतल्लिका जो क्लासेस हैं उनका डाटा दिया जा सकता है। और मेजर पोर्टल इसलिए दिया जाता है कि जो हमारी टीचर्स हैं जब क्लास में खड़ी हो तो वो अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर, या टैब कई स्कूल में प्रोवाइड किए गए हैं टीचर को, तो वो टैब के ऊपर अपना पोर्टल खोलेंगी, वहां उसकी क्लास के बच्चे आ रहे होंगे, वहां वो अटेंडेंस मार्क कर देगी बच्चे, हम्म। जैसे हमने अटेंडेंस वाले मॉड्यूल में भी डिस्कस किया। ये सर, ये यानी तो वो, एक सेपरेट टीचर्स पोर्टल के ऊपर आप बात करें ना। हाँ यस, मेरे ख्याल में ये एक टॉपिक है जिसपे हमें बिल्कुल ब्रीफली समझाना चाहिए कि ये तो टीचर एक पोर्टल टीचर्स है पोर्टल क्या। का टॉपिक है, मैं अपने लिसनर्स को बता दूंगा हमारे पास एक टीचर्स पोर्टल है जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक प्रॉपर्ली सेशन करेंगे। उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्कूल्स की कि जिसमें अटेंडेंस है, रजिस्टर्ड अटेंडेंस है, आपको देखनी पड़ती है कि हमारे जिस तरह ऐप की नीम साहब ने बात की, ऐप लॉन्च की है, तो आप अपने घर में बैठ के देख सकते हैं कि हमारे बच्चे की टोटल मंथ में अटेंडेंस कितनी थी,
क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन ये होती है, नदीम साहब भी इससे इत्तेफ़ाक करेंगे क्योंकि आपका भी काफ़ी स्कूल में आना-जाना लगा रहता है और आप खुद भी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ का कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम पेरेंट्स की और टीचर्स की जो आपस में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अटेंडेंस के ऊपर होती हैं कि मेरा बच्चा इस दिन स्कूल आया था, लेकिन आपने एब्सेंट लगाई है। क्योंकि एंड ऑफ द ईयर यस। वो यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के जो प्रॉब्लम्स होती है एंड ऑफ द ईयर कि जब वो एक दिया जाता है, उन्हें एक अवार्ड दिया जाता है अटेंडेंस के ऊपर, तो वहाँ पर थोड़ा पेरेंट्स और टीचर के में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ऐप में ये इज़िली पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि आफ्टर द मंथ कि उनके बच्चे की टोटल अटेंडेंस कितनी हुई थी या एब्सेंट कितनी हुई थी, वहाँ पर ही वो अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम ना एक बड़ा हैवी सेशन करेंगे जिसमें हम आसिफ साहब को भी लेंगे और नदीम साहब भी होंगे, मैं भी होऊँगा। हम एक बड़ा एक सेशन इंशाल्लाह करेंगे टीचर्स पोर्टल के ऊपर और अटेंडेंस के ऊपर। तो जी, नदीम भाई आप कंटिन्यू करें अपना। जी जुबैर भाई, इस पोर्टल के ऊपर अगर चूंकि इसमें मटेरियल इतना ज्यादा है कि ये एक सेशन में शायद ये ऐसे डिफाइन नहीं हो सकता, इसको हम अलहदा से रखे करेंगे कि टीचर की कौन कौन सी पोर्टल की चीजें जो हम दे सकते हैं और हुँ, टीचर उससे फायदा क्या उठा सकती है। और सेकंडली बहुत इससे अगला इशू ये है कि हमारे अदारे को उसका क्या फायदा होगा कि टीचर को एक पोर्टल देके उस पर हम चीजें देते हैं, तो डायरेक्टर साहब को उससे क्या फायदे होंगे, या स्कूल ओनर्स को या अदारे का जो मालिक है उसको क्या फायदा है उसके, और टीचर को कितनी सहूलत है कि वो पोर्टल यूज करे। तो हुँ। ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह उसमें। ऐसे ही हम अगर अगले पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे है रिजाइन। तो टीचर अगर रिजाइन दे तो वहां पे आपने रिकॉर्ड कर देना, उसे सेव करेंगे तो टीचर इनएक्टिव हो जाएगी, साथ ही साथ उसका पोर्टल भी इनएक्टिव हो जाएगा और वो टीचर पोर्टल भी नहीं देख सकेगी एडमिन के अलावा। यानी अगर उसने दोबारा से पोर्टल एक्टिव करवाना होगा तो जो स्कूल एडमिन है या जो अदारे का एडमिन जिसे ईआरपी में इख्तियार दिए, फिर वो वहां पे आके एक्टिव करवाएगी जी, वो पोर्टल। इसमें जो पोर्टल टीचर्स का पोर्टल है जिसमें टीचर को एक सेपरेट आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, तो जब तक वो एक्टिव रहेगी तो सॉफ्टवेयर ऑटो उसका एक्टिव करेगा, ऑटो उसको लॉक कर देगा। जब वो रिज़ाइन करेगी तो ऑटो उसका पोर्टल सॉफ्टवेयर लॉक कर देगा खुद ही। जी जुबैर भाई, मैं यही बता रहा हूँ कि जब आप रिजाइन डाल के उसका सेव करेंगे कि टीचर का रिजाइन आ गया है, तो ऑटोमेटिकली उसका पोर्टल भी लॉक हो जाएगा और इनएक्टिव भी हो जाएगा। यानी उसके कोई ड्यूज भी नहीं बनेंगे जब तक आप स्पेसिफिक उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, और उसका जो पोर्टल है वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, यानी उसका यूजर पासवर्ड भी लॉक हो जाएगा। हुँ। तो फिर वो भी इस्तेमाल करना होगा तो वो स्पेसिफिक फिर इजाजत की जरूरत होगी उस मुतलका अदारे के एडमिन से। तो इसलिए ये ऑटो पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ये चेंज आएगी, आप उस डिजाइन को फिर वायलेट कर दें और दोबारा से वो उसने ज्वाइन कर लिया किसी एम्प्लॉय ने, तो दोबारा से वो फिर एक्टिव हो जाएगा एम्प्लॉय। यानी ऑटोमेटेड चीजें चलती रहेंगी इसके साथ। नदीम भाई आपका बहुत जी शुक्रिया। जुबैर। एचआर के ऊपर तो आपने ब्रीफ किया। एचआर में आई थिंक सो कि अब ये तो एक शॉर्ट लेक्चर था एचआर एचआर के ऊपर ना। तो एचआर के ऊपर हमारे और भी सेशंस होंगे। 3 से 4 सेशन नदीम साहब मेरे ख्याल से हमें एचआर पे और करने पड़ेंगे जिसमें सैलरीज़ हैं, एम्प्लॉयी सैलरीज़ हैं। उसके बाद जो एडवांसेस हैं जिसमें स्कूल्स का ज़्यादा इश्यू होता है, किसका कितना एडवांस है और कितना रह गया है, पेंडिंग एडवांस कितना रह गया है। तो उसके ऊपर भी हम एक सेशंस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।